नमस्कार। आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सारी चिकित्सा जगत में हर तरफ शोध किया जा रहा है कि किस प्रकार इस महामारी का इलाज ढूंढा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। सारी सरकारें इस ओर पूर्णतः प्रयास कर रही हैं। पूरा विश्व आज इसकी चपेट में है और प्रयास कर रहा है कि कुछ भी इससे निवारण के लिए कोई भी उपाय इलाज किया जा सके। भारत भी इसके लगातार समर्पित है, लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि भारत भूमि की ये विचारधारा है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो उस विचार पे कार्य कर रहा है। खुद भी वह अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जनजीवन को प्रभावित होने से बचा रहा है और साथ ही वैश्विक स्तर पे भी इसको बचाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान सभी देश के लोग वैश्विक स्तर पे भी और भारत में भी सभी अपने मूल की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबको आज अपने मूल की बात याद आ रही है। सभी प्रयास कर रहे हैं सात्विक भोजन करें, अपनी मूल की ओर जाएं, अपने आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें ताकि हम इससे बचे रह सकें। आयुष मंत्रालय भी लगातार हमें इससे बचने के लिए नमक के गरारे करने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए और काढ़ा पीने के लिए जो औषधि युक्त है उससे लगातार चर्चा कर रही है। लेकिन हम एक बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या शायद हमें इस बात का ज्ञान होने के बाद भी हम इस ओर दृष्टिगत अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। और शायद ये भी कमी रही है हमारे इतिहासकारों की, जो तथाकथित कुछ ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने हमारी वन संपदा को हमेशा ही हमसे दूर रहने का प्रयास किया है। और साथ ही हमारे जो वन में वनवासी लोग रहते हैं, वनवासी समाज जो एक दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करता है, उनको भी हम लोगों ने हमेशा अपने से दूर रहने का प्रयास किया है। लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने उनको अनपढ़, असभ्य करार दिया ताकि वो समाज से कटे रहें। उसका एक ही मूल कारण है कि वो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने देश के मूल को जीवित रखे हुए हैं। आज भी उन्होंने जीवित रखा है इस चीज़ को। वो वन में रहते हैं, वन के बारे में ही सोचते हैं, वन में ही जीते हैं, वन उनको सिर्फ समझता है, वन को वो समझते हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी ने अपनी एक पुस्तक घुमंतू जनजाति में हमेशा वर्णित किया है कि जो घुमंतू जनजातियां हैं या जो वनवासी जनजातियां हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन का रहन सहन, उनका जीवन का रहन सहन है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन का संग्रह नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखते हैं कि वो जीवन में किसी प्रकार की समस्या आने पे उसका निस्तारण कर सकें, उससे लड़ सकें। आज के दौर में जब हम औषधि और चिकित्सा की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि कुछ चीज़ें याद आता है कि जो वनवासी जीवन है वो हमेशा से इन वन औषधियों के बीच अपने आप को पाता है, अपने आप को जीवित रखता है। इसे ट्राइबल मेडिसिन भी कहा जाता है। लेकिन हम उनसे, चूंकि इस समाज में हम एलोपैथिक चिकित्सा में इतना उलझ गए कि हम इनसे दूर होते गए, जबकि वनवासी जीवन जो है वो इससे अलग है। मुझे एक वाकया याद आता है कि मैं अपने एक शोध कार्य के लिए मध्य प्रदेश के चाणा, जो डिंडौरी के पास, जबलपुर के पास चाणा जिला है, चाणा एक छोटा शहर है जो वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ बैगा निवास करते हैं। चूँकि बैगा एक विलुप्त प्राय जनजाति है और वह औषधियों के बारे में उनका ज्ञान बहुत ही व्यापक है। चूँकि बैगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है उपचार करने वाला, झाड़ फूँक करने वाला या वैद्य। उन्हें इसके बारे में बहुत ही ज्ञान है। मुझे ध्यान आता है कि उस दौरान वो सुबह 5 बजे ही वन की तरफ पूरा अपना एक समूह बना के निकल जाते हैं और शाम को वो वन में लकड़ियाँ काट के, ईंधन की लकड़ियाँ और औषधियों के साथ वो आते हैं। औषधियों में मसाले भी होते हैं जो उनके रोज़मर्रा के लिए प्रयोग होते हैं और तमाम और भी चीज़ें उसमें प्रयुक्त होते हैं चीज़ें। तो उसमें उनके पास जो औषधि समझने की जो क्षमता है कि वो उसे सूंघ के, उसकी गंध से, उसकी पत्तियां देख के उसे पहचान लेते हैं। उनके उच्चार के भी बहुत से संसाधन हैं। आश्चर्य होगा कि आज के जो
वर्तमान समय में बाल झड़ने की समस्या, दांतों की समस्या, पायरिया की समस्या और पेट दर्द की समस्या, कब्ज की समस्या, इन तमाम समस्याओं का उनके पास व्यापक उपचार है। यहाँ तक कि जो इन्फेक्शन की बात हम करते हैं, क्योंकि आए दिन वो दूषित जल पीने से, वनों में रहने से, उनको छोटे कीट पतंगों को काटने से उनको आए दिन इन्फेक्शन संक्रमण उनको होता रहता है। उससे बचने के लिए भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपचार है। उनके पास पीपल, पाकड़, नीम, पलास, जरिया, वन अंडी, ऐसे तमाम वृक्ष और पौधे उनके जीवन में मौजूद हैं, जिससे वो अपने जीवन में औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, वो इसको दिनचर्या के रूप में भी लाते हैं। जनजाति समाज के पास सर्पदंश की भी समस्या से दो चार होने के लिए औषधियाँ उपलब्ध हैं। मुझे याद आता है कि एक गांव में मेरा जाना हुआ था, जहां एक बालक को सर्पदंश से वो आहत हुआ था। वहां से शहर जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते, इसलिए वहां के जो लोकल वैद्य, जिन्हें गुनिया, सिरहा, मैजिक या फिर बैगा के नाम से अलग अलग जनजातियों में अलग नामों से जाना जाता है, उनको बुलाया गया। उन्होंने उस घाव पे अपना एक हल्का सा एक काट लगा के वहाँ पे जरिया और इस तरह से और औषधियों का मिश्रण कर उस बालक को पिलाया गया और उस पे उसके उस सर्पदंश की जगह पे लेप लगाया गया। उस लेप के द्वारा उन्होंने उसका इलाज, उसका उपचार शुरू किया। रात भर कुछ मंत्रों का जाप होता रहा और अखंड दीपक जलाया गया। रात भर मंत्रों का जाप होता रहा और सुबह होते होते उस बालक को शुद्ध जल से, तालाब के जल से स्नान कराया गया और कुछ घड़ी बाद वो बालक अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा। इसके बारे में और भी आप जब पढ़ेंगे और आपको समझ आएगा कि इस तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर में, झारखंड में भी और अन्य भी जगहों पे हम देखते हैं कि सर्पदंश और इससे इसी तरह की गंभीर संक्रमित बीमारियों के उपचार के लिए वनवासी समाज के पास आज भी औषध प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चूँकि इन औषधियों का लिपिबद्ध, इन औषधियों की जो तरीके हैं, जो इन्हें बनाने के उपचार के तरीके हैं, प्रविधियां हैं, जो विधियां हैं, उनको लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है, इसलिए आज तक ये हमारे सामने नहीं आ पाई है। ये औषधियां अपने परिवारजनों, अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज के दौर में समस्या एक बात की ये आ रही है, क्योंकि हम वनवासी क्षेत्रों से दूर जा रहे हैं और आज ईसाईकरण के दौर में, जहां वनवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी जो है वो उनको बरगला के अपनी तरफ मिला रहे हैं, उनको अपभ्रंश, उनका मार्ग बाधित करके अपनी तरफ मिला के इन सब चीज़ों, अपने मूल से उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आज भी वनवासी समाज उनसे जुड़ा हुआ है और आज भी अपने कार्य को भली भांति कर रहा है। अगर अभी इस संक्रमण के दौर में, कोरोना संक्रमण के दौर में अगर हम बात करें, तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें देखा गया है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के जो जनजाति और वहाँ के मूल निवासी जो हैं, उनके बारे में चर्चा की जाए तो देखा गया है, हमें देखने को ये मिल रहा है कि उस दौर में संक्रमण सबसे कम वहाँ के स्थितियों में हमें देखने को मिल रहा है। उसका एक ये भी उदाहरण है कि वहाँ की जनजाति समाज है, उनका जीवन जो है बहुत ही संकल्पित है और वो अपने आप को बहुत ही विस्तृत तरीके से संजो के, संभाल के अपने जीवन पद्धति को, अपने रहन सहन को पारंपरिक तरीके से आज भी जी रहे हैं। इसलिए वहाँ पे इस संक्रमण का असर बहुत ही कम है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जो व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं इससे थोड़ा बहुत भी, उनको वो अपने पारंपरिक उपचार से ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक तथ्य है वनवासी समाज के लिए, जिन्हें हमें बाहर लाना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो प्रकल्प है वनवासी कल्याण आश्रम, वो भी इस कार्य को करने में सक्षम है, लगा हुआ लगातार उन वनवासी भाइयों के बीच में जाके उनको समझाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना, इसको काम कर रहे हैं ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें और इन सब चीज़ों से हम दूर हो सकें। और एक नया इस पूरे परिस्थितियों में हमें स्वयं भी चाहिए कि हम सरकार को भी चाहिए कि उन वनवासी क्षेत्रों में अपने समूहों को भेज के उनका अधिक से अधिक संख्या में उनका
हमें हौसला बढ़ाना चाहिए उनका, ताकि वो अपने अपने उपचार को और बेहतर तरीके से कर सकें और उस चीज़ों को सामने ला सकें। मुझे एक घटना याद आ रही है अभी इस दौरान कि सेवा भारती, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक और प्रकल्प है सेवा भारती, वो इस समय लगातार देश भर में उनके प्रकल्प चल रहे हैं और वो इस कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों का जहां एक तरफ से सहयोग कर रहे हैं, वहीं जो प्रवासी जो बाहर अलग राज्यों में जा रहे हैं परेशान हैं, उनके लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, राशन और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं। उसमें एक घटना सामने आई कि जो घुमंतु जनजातियां हैं जो घूम के अपना जीवन यापन करती हैं, उनके पास सहायता के लिए जब ये इनका सेवा भारती का दल वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कोई भी सेवा लेने से मना कर दिया और उन्होंने बधाई देते हुए ये कहा कि आप ये राष्ट्र के हित में, लोगों के हित में ये कार्य कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए हम आपको सहायता करना चाहते हैं। और उन्होंने 50,000 रुपये अपने जो इकट्ठा किया था उन्होंने मिलके उसको सेवा भारती को दान किया ताकि अन्य लोगों की सहायता की जा सके। ये एक पहल है जो समाज में सकारात्मकता ला रही है, कहीं ना कहीं से हमें मजबूती इस दौर में भी दे रही है और आगे भी हमें मजबूती देती रहेगी। हमें लगता है कि इस पूरे दौर में जो वनवासी समाज ने अपना एक दृढ़ संकल्प लिया है और जो कार्य कर रहे हैं और जो करते चले आ रहे हैं, वो सिर्फ इस दौर में नहीं, वो पहले से कार्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको सहयोग की आवश्यकता है और हमें लगता है कि उनके साथ मिल के हमें करना चाहिए काम, ताकि उनको हम समझ सकें, उनके विचारों को हम जान सके, उनके उपलब्धियों, उनके औषधियों, उनके उपचार प्रविधियों को हम जान सके ताकि वो चीज़ समाज में आ सके। और आज के दौर में वो एक सच्चे जो हमारे कहा जाता है कि वन पुरुष हैं और जो हम सरकार से जो संस्थान जो हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं अलग अलग पूरे देश में उनके उपचार व्यवस्थाएं, उनके रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका विचार एक ही है कि वो ग्राम देवता, वन देवता को अपना देवता मानते हैं और समाज में कल्याण करना उनका सर्वोपरि उनके लिए है और वो इस कार्य को भली भांति कर रहे हैं। इस घड़ी में हम सभी को अपना स्वार्थ त्याग के जो भी जिस विधि से हमें सहायता कर सकें लोगों का, हमें करना चाहिए। अपने बातों से, अपने विचार से, धन से, अपने मन से, अपने लेखनी से, जिस भी तरह से हम उनका ये सहायता कर पाएँ इस दौर में, सभी के लिए हमें करना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।